नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र शेखावत अपने YouTube चैनल जीएस विद जेएस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे उस टॉपिक का नाम है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य है कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान जब स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है तो इसी को हम स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। भारत में वर्तमान में 3 प्रकार की सरकार काम कर रही है। एक है केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी जो प्रकार की है वो है स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की व्यवस्था मूल संविधान के अंतर्गत की गई थी। मूल संविधान से तात्पर्य 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसको अपन मूल संविधान के नाम से जानते हैं। स्थानीय सरकार की व्यवस्था जो है संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी। स्थानीय स्वशासन जो है 1992 के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। स्थानीय सरकार 2 प्रकार की होती है, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं और दूसरी शहरी क्षेत्र के लिए जिसे हम नगरीय निकाय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। आज हम जिस व्यवस्था को पढ़ेंगे वो है पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम जिन चीज़ों को देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था किस क्रम में थी या फिर किस फॉर्म में थी। उसके बाद में स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार, और उसके लिए विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के मजबूतीकरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समितियां गठित की गई, उन समितियों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद में 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा स्थानीय स्वशासन को संविधान में दर्जा दिया गया और 73वें संविधान संशोधन को हम पढ़ेंगे। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको भाग 9 में रखा गया। अनुच्छेदों को इसके जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके अनिवार्य प्रावधान और स्वैच्छिक प्रावधानों को हम देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में है। तो ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रावधानों को देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे साथियों पंचायती राज अधिनियम 1994 जो राजस्थान का है उसकी मुख्य धाराओं को देखेंगे। इसके बाद में हम पैसा एक्ट देखेंगे जो पंचायती राज का जो है पंचायती राज को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जो पैसा एक्ट लाया गया 1996 में और जिसको राजस्थान सरकार द्वारा 1999 में लागू किया, इन सब को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था, स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन। इसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो मुख्य प्रावधान हैं, मुख्य धाराएं हैं, उनको देखेंगे। फिर हम पैसा एक्ट के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था वाले टॉपिक को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्थानीय सरकार 2 प्रकार की होती है। एक शहरी क्षेत्र के लिए जिसे हम नगरीय निकाय व्यवस्था के नाम से जानते हैं, दूसरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। आज हम जिसको पढ़ेंगे वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था की जब बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन हमारे जो है इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको तो पढ़ना है। उससे पहले हम स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था की भारत में बात कर लेते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या क्या प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं और इसको राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया है, जिससे राज्य के विधानमंडलों द्वारा इसके संबंध में प्रावधान बनाए जाते हैं और स्थानीय स्तर की जनता की समस्याओं के लिए स्थानीय सरकार के माध्यम से उनका समाधान किया जाता है समस्याओं का। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्वतंत्रता से पूर्व स्थानीय स्वशासन या स्वतंत्रता से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता से पूर्व बात करें तो प्राचीन काल में भी भारत में पंचायती राज व्यवस्था थी।
इसके बाद में मध्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का अर्थात स्थानीय स्वशासन था, जो ग्राम सभा या फिर समिति, विदत आदि के नाम से जाना जाता था। लेकिन ऐसी व्यवस्था थी कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर के लोगों के द्वारा किया जा सके। तो पंचायती राज व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था प्राचीन भारत में भी थी। तो वैदिक काल की अगर बात करें, तो वैदिक काल में ग्राम सभा को, जो आज की ग्राम सभा है, वैदिक काल में ग्राम सभा को सभा, समिति या विदत के नाम से जानते थे। विदत। इसके बाद में बात करें तो चोल साम्राज्य ऐसा साम्राज्य है जिसमें सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। चोल साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम सभा की बात अलग है, ग्राम पंचायत का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो चोल साम्राज्य के अंतर्गत मिलता है। तो चोल साम्राज्य में ग्राम पंचायत को पुर के नाम से जानते थे। इसके बाद में ग्राम के जो मुखिया होते थे, जिन्हें हम प्रधान भी कहते हैं, ग्राम प्रधान या ग्राम का जो मुखिया होता था, उसको अलग अलग काल में अलग अलग नामों से जाना जाता था। सबसे पहले बात करते हैं हम अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ग्राम प्रधान को अथर्ववेद के अंतर ग्राम प्रधान को ग्रामणी के नाम से जाना जाता है। ग्रामणी। इसके बाद में बात करें मौर्य काल, तो मौर्य काल में इसे ग्रामिक कहते। इसके बाद में बात करें तो बौद्ध काल में इसे ग्राम योजक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ग्राम योजक। और इसके बाद में बात करें तो मुगल काल के दौरान ग्राम प्रधान को मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। या तो इसको मुकद्दम कहा जाता था या फिर इसको चौधरी के नाम से जाना जाता था। चौधरी। साथियों, हमने बात करी कि वर्तमान में भारत में 3 प्रकार की सरकार काम करती है। केंद्र सरकार संघ सूची के विषयों पे कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाती है, और 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के विषय हैं: संघ सूची के, राज्य सूची के और समवर्ती सूची के। समवर्ती सूची के विषयों पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। स्थानीय सरकार की आवश्यकता इसलिए आन पड़ी क्योंकि केंद्र सरकार संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सके और राज्य सरकार राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सके, ताकि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाए। इसलिए स्थानीय सरकार का गठन पहले भी था, लेकिन वो अलग फॉर्म में था। स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता से पूर्व अलग अलग फॉर्म में था। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्थाओं को संविधान में दर्जा दिया गया और संवैधानिक दर्जे के तहत स्थानीय सरकार की व्यवस्था की गई है। इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन था वो किस फॉर्म में था। तो वैदिक काल में ग्राम सभा को सभा या समिति या विदत के नाम से जानते थे, अर्थात पहले भी कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान इनके माध्यम से किया जाता था। यहाँ चोल साम्राज्य की हमने बात करी, और चोल साम्राज्य ऐसा साम्राज्य है जिसमें ग्राम पंचायत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और यहाँ हम बात करते हैं कि ग्राम पंचायत को उर के नाम से जानते थे चोल साम्राज्य में। बात करी जाए ग्राम प्रधान या ग्राम के मुखिया को अथर्ववेद में ग्रामणी के नाम से, मौर्य काल में ग्रामिक के नाम से, बौद्ध काल में ग्राम योजक के नाम से, और जो मुगल काल में मुकद्दम या चौधरी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके बाद में अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश काल में आपको 4 सन याद रखनी है: 1872, 1919, 1928 और 1935। आइए एक बार इन सभी सनों पे बात कर लेते हैं कि ये सन ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। पहली बात करते हैं 1872। 1872 में भारत में साम्राज्य था, वो ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य था, और ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम भारत को चलाने के लिए पारित किए गए। गवर्नर जनरल 1857 से पहले बोला जाता था। वायसराय जो भारत पे ब्रिटिश सरकार द्वारा जो राज किया जाता था वो गवर्नर जनरल या वायसराय के माध्यम से किया जाता था। वायसराय थे उस टाइम लॉर्ड रिपन, सॉरी
लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है 1882 में, और प्रस्ताव लाया जाता है स्थानीय स्वशासन को लेके, स्थानीय स्वशासन को लेके, स्थानीय स्वशासन स्वशासन हेतु प्रस्ताव पारित किया जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा। और ये लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है, इस स्थानीय शासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, स्थानीय शासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था स्थानीय स्वशासन को लेके। इसने जिला बोर्डों की और नगरीय निकायों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक, और इसके द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया उसे स्थानीय शासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वय शासन का जनक। 1773 से लेके 1947 तक अंग्रेजों ने भारत में राज करने के क्रम में बहुत सारे अधिनियम पारित किए, और उन अधिनियमों में से सबसे पहला जो अधिनियम था जिसमें स्थानीय स्वशासन को वैधानिक रूप से शामिल किया गया, वो अधिनियम था 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, और भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिए जो सबसे पहले वैधानिक प्रावधान किसी अधिनियम के तहत किए गए, तो वो है 1919 का अधिनियम। तो हमें यहाँ दूसरा जो पॉइंट याद रखना है वो 1919 में एक अधिनियम आया। उस अधिनियम को अपन जिस नाम से जानते हैं, उस अधिनियम का नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। और इसमें इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम वैधानिक दर्जा दिया गया। वैधानिक दर्जा किसको दिया गया? स्थानीय शासन को, स्थानीय शासन को। तो इस तरीके से ब्रिटिश भारत की बात करें तो ब्रिटिश भारत में लॉर्ड रिपन प्रस्ताव लाया गया स्थानीय शासन के लिए, लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक, और उसके द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया उसे मेग्ना कार्टा कहा गया। 1919 में सबसे पहले अधिनियम में जगह दी गई, वैधानिक दर्जा दिया गया स्थानीय शासन को। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का निर्माण 19 रियासतों और 3 ठिकानों को मिलाकर हुआ है। तो 19 रियासतों में ऐसी रियासत जिसने ग्राम पंचायत अधिनियम सबसे पहले पारित किया हो वो बीकानेर रियासत थी, और बीकानेर रियासत ने ग्राम पंचायतों के लिए अधिनियम पारित किया 1928 में। तो आपसे पूछे कि सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करने वाली रियासत, तो उस रियासत का नाम है बीकानेर। और बीकानेर रियासत ने यह अधिनियम कब पारित किया? तो 1928 में इस रियासत जो है बीकानेर ने अधिनियम ग्राम पंचायत के लिए पारित किया। इसके बाद में जयपुर द्वारा पारित किया गया जो 1938 में किया गया। उसके बाद में बात करें उदयपुर, तो उदयपुर ने कब किया? तो 1940 में। उसके बाद में बात करें तो फिर सिरोही सबसे इंपॉर्टेंट इनमें बीकानेर है। उसके बाद में आपसे याद रहे तो ठीक है, नहीं एक बार देख लेना, एग्जाम की दृष्टि से थोड़े से महत्वपूर्ण है इसलिए बता दे रहा हूँ। 1943 सिरोही के बाद में फिर बात करते हैं किसकी? भरतपुर ने 1944 में। उसके बाद में बात करें तो जोधपुर, और जोधपुर ने कब? जोधपुर ने 1945 में। और उसके अगर बात की जाए तो करौली, और करौली ने यह अधिनियम कब पारित किया? 1949 में। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि बीकानेर प्रथम रियासत थी जिसने ग्राम पंचायतों को बड़े सीरियसली तरीके से लिया और इसके लिए अधिनियम पारित किया और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का काम किया बीकानेर रियासत के द्वारा। उसके बाद में बात कर लेते हैं 1935। तो 1935 में प्रांतीय विषय के अंतर्गत इसको रखा गया। 1773 के बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1793 1813,
फिर 1833, 1853 ऐसे काफ़ी अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाए गए। लेकिन उनमें जो सबसे पहले दर्जा दिया गया था वो 1919 में दिया गया था, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया था। उस टाइम दो प्रकार के विषय होते थे, एक आरक्षित विषय, दूसरे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो गवर्नर जनरल खुद के पास रखता था, हस्तांतरित विषय उस टाइम भी आज के राज्यों की तरह प्रांत हुआ करते थे, तो प्रांतों को काम करने के लिए जो विषय दिए जाते थे उन्हें हस्तांतरित विषयों के नाम से जाना जाता था। तो उसको उस टाइम 1919 में हस्तांतरित विषय के तहत रखा गया। हस्तांतरित विषय या फिर यूं कहें प्रांतीय विषय या फिर राज्य का विषय, एक ही बात है। 1935 में इसे प्रांतीय विषय के तहत रखा गया। किसको रखा गया? स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय के तहत, प्रांतीय विषय। तो यहां हमने देखा कि 1882, उसके बाद में 1919, उसके बाद में जो है 1928, और उसके बाद में बात करते हैं तो अपन 1935। तो यहाँ लॉर्ड रिपन याद रहेगा, स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा ध्यान रखना है। इसके बाद में सर्वप्रथम वैधानिक दर्जे की बात, फिर यहाँ बीकानेर रियासत जिसने सबसे पहले यहाँ जो है ग्राम पंचायत को लेकर अधिनियम पारित किया, और उसके बाद में फिर हमने इस तरीके से बात कर ली कि प्रांतीय विषय के अंतर्गत इसको रखा गया था। यहाँ अब बात करते हैं हम अब साथियों स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था के बारे में एक बार सरसरी तौर से देख लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची के विषय में रखा गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हस्तांतरित विषय का मतलब है राज्यों को दिया गया, प्रांतीय विषय का मतलब है राज्यों को दिया गया, राज्य सूची का विषय मतलब राज्य इस पे कानून बनाएंगे और राज्य ही इनको क्रियान्वित करेंगे। ये संघ सूची का विषय नहीं होके और इसको राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को कौन से विषय में रखा गया? राज्य सूची में रखा गया। उसके बाद में अपन बात करें कि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को कहां पे जगह दी गई, तो महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज की कल्पना थी उसके तहत नीति निदेशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत आते हैं संविधान में, और भाग 4 में अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को निर्देश दिए गए कि राज्य प्रयास करेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए और स्थानीय शासन को ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय शासन को बढ़ावा दिया जाए और इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिले। तो यहाँ संविधान की बात करें तो संविधान में सबसे पहले संविधान में भाग 4 जो किसके अंतर्गत है? नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व के नाम से जाना जाता है कि गैर न्यायोचित है सरकार के लिए, अर्थात सरकार की जब फुर्सत होगी उस अकॉर्डिंग सरकार कुछ इस तरीके से काम सरकार को बताए गए कि आपकी जब फुर्सत होगी तो इस तरीके का काम आपको करना है। तो उसी में भाग 4 में अनुच्छेद 40 के तहत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायतों का गठन यह अनिवार्य नहीं है, यह है सरकार को निर्देश, अर्थात सरकार की जब फुर्सत होगी तो प्रयास करेगी ग्राम पंचायतों के गठन का। तो संविधान के दर्जे की बात हो गई। इसके बाद में बात करते हैं केंद्र सरकार और योजना आयोग द्वारा एक 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता है स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए। तो 1952 में थोड़ा सा ये ध्यान रख लो, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? योजना आयोग द्वारा चलाया जाता है, योजना आयोग द्वारा, और 1952 में चलाया जाता है। किसके लिए चलाया जाता है? स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए। इसी क्रम में 1953 में योजना आयोग द्वारा एक कार्यक्रम और चलाया जाता है, उस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। और ये दोनों कार्यक्रम इसलिए चलाए गए ताकि पंचायती राज व्यवस्थाओं को और नगरीय निकाय व्यवस्थाओं को जो है ठीक ढंग से लागू किया जा सके भारत में। और ये दोनों कार्यक्रम असफल हो गए और इन्हीं की असफलता की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, बलवंत राय मेहता समिति। तो अपन देखेंगे उसके बाद, लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम
सबसे पहले जो पारित किया गया राजस्थान में वो था 1953, और ये लागू हुआ 1 जनवरी 1954 को। राजस्थान में राजस्थान के लिए पंचायती राज अधिनियम जो पारित किया गया वो 1953 में पारित हुआ, लागू 1 जनवरी 1954 से हुआ। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ आपको 1950 में संविधान में जगह मिल गई। उसके बाद में 1952 में योजना आयोग द्वारा कार्यक्रम चलाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। इन दोनों का जो था उद्देश्य वो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना था, लेकिन ये दोनों अपने उद्देश्य में असफल रहे। इनकी जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, बलवंत राय मेहता समिति। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले जो पारित किया गया वो 1953 में पारित किया, और 1 जनवरी 1954 को इसको लागू किया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं विभिन्न समितियां पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भी काफी सारी समितियां गठित की गई और राज्य सरकार के द्वारा भी काफी सारी समितियां गठित की गई। उन सबको अपन एक बार देख लेते हैं। यहां सबसे पहले हम देखेंगे केंद्र सरकार की समितियां, केंद्र सरकार द्वारा गठित समितियां, और ये किसके लिए हैं? पंचायती राज व्यवस्था के लिए। तो सबसे पहले जो समिति गठित की गई उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। क्यों गठित की गई? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1952 और 1953 दोनों कार्यक्रम योजना आयोग द्वारा चलाए गए और दोनों अपने उद्देश्य में असफल रहे। इसकी असफलताओं के जांच के लिए जो कमेटी बिठाई गई उस कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, गठन जनवरी 1957 में, और नवंबर 1957 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। जनवरी 1957 में इसका गठन किया गया, नवंबर 1957 में इसने रिपोर्ट सौंप दी, और इसने 4 प्रकार की मुख्य सिफारिश हैं अपने एग्जाम की दृष्टि से। काफी सिफारिश इनके द्वारा की गई, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से 3-4 सिफारिश महत्वपूर्ण है, उनको आप एक बार देख ले। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भैया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि केंद्र सरकार अपने पास शक्तियों को नहीं रखे, राज्य सरकार अपने पास शक्तियों को नहीं रखे, सीमित करके इन शक्तियों का प्रसार निचले लेवल अर्थात स्थानीय स्तर तक किया जाए, ताकि स्थानीय जनता के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जा सके। इसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से अपन जानते हैं। इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, इसलिए बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसको कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता को कहते हैं। इसके बाद में इनके द्वारा जो दूसरी सिफारिश की गई, इन्होंने कहा कि भैया एक व्यवस्था इस तरीके की जाए पंचायती राज के लिए जो त्रिस्तरीय हो, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद हो। तो इन्होंने पंचायती राज हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था का समर्थन किया और इन्होंने इसके लिए सिफारिश की। पंचायती राज हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश इनके द्वारा की गई, इसलिए पंचायती राज का शिल्पकार या वास्तुकार इनको कहा जाता है। इसका पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या वास्तुकार किसको कहते हैं? बलवंत राय मेहता को। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता को। इन्होंने तीसरी सिफारिश जो की, वो तीसरी सिफारिश ये है कि इन्होंने कहा कि भैया नियमित चुनाव हो और मध्य स्तर, इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था इस प्रकार की, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इसके बाद में मध्य स्तर पर आपके
पंचायत समिति, और इसके बाद में अगर बात करें तो जिला स्तर पे आपके जिला परिषद, जिला स्तर पे जिला परिषद। और इन्होंने कहा कि जो पावरफुल इकाई हो इनमें से तीनों में, वो मध्य स्तर हो, अर्थात पंचायत समिति को पावरफुल बनाया जाए, इन्होंने कहा। और ये इनकी चौथी सिफारिश में आप लिख लो। और ये इन्होंने कहा कि मुख्य कार्यकारी इकाई किसको बनाया जाए, तो मुख्य कार्यकारी इकाई पंचायत समिति को बनाया जाए। और इन्होंने एक और चीज कही, इन्होंने कहा कि जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाया जाए। जिला परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में कौन होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में जिला प्रमुख होता है, लेकिन इनकी सिफारिश में इन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। तो इन्होंने चार या पांच प्रकार की मुख्य सिफारिशें की। पहली सिफारिश इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था हो, और इसके लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक और पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है इनको। नियमित चुनाव हो, इन्होंने कहा कि मुख्य कार्यकारी इकाई हो वो मध्य स्तर अर्थात पंचायत समिति हो, और इन्होंने कहा कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाया जाए। इसके बाद में अपन बात करते हैं साथियों, तो इनके द्वारा सिफारिश की गई इन सिफारिशों को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री उस समय के, जो पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे, उनके द्वारा लागू किया जाता है 2 अक्टूबर 1959 को इनकी सिफारिशों को लागू किया जाता है। अर्थात लगभग 2 साल बाद में इनकी सिफारिशों को लागू किया जाता है। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और किस प्रकार लागू किया जाता है, तो इनके द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया जाता है, पंचायती राज का उद्घाटन। और यह उद्घाटन किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है, तो यह आपके नागौर में किया जाता है। नागौर अर्थात राजस्थान। और नागौर में कौन से गांव में किया जाता है, तो नागौर के बगदरी गांव में किया जाता है। कौन से गांव में, बगदरी गांव। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान से हुआ है, और राजस्थान को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया जाता है नागौर के बगदरी गांव से। 2 अक्टूबर को राजस्थान सबसे पहला राज्य है जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पे। उसमें दूसरा राज्य जो आता है वो 11 अक्टूबर को, अर्थात इसके लगभग 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को इस व्यवस्था को अपनाने वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक और पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता। पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम के यहाँ राष्ट्रपति थे भारत में, और मोहनलाल सुखाड़िया आपके राज्य अर्थात राजस्थान के मुख्यमंत्री, और गुरुमुख निहाल सिंह यहाँ के राज्यपाल थे। और तत्कालीन मुख्य सचिव जिनका नाम था भगवंत सिंह मेहता, भगवंत सिंह मेहता। और ये मुख्य सचिव थे तत्कालीन मुख्य सचिव कहाँ के, राजस्थान के। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगवंत सिंह मेहता को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसको कहते हैं, या फिर शिल्पकार या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसको कहते हैं, बलवंत राय मेहता को कहते हैं। लेकिन राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के जनक भगवंत सिंह मेहता को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, भगवंत सिंह मेहता। बलवंत राय मेहता भारत के और भगवंत सिंह मेहता राजस्थान के पंचायती राज के संदर्भ में जनक। उसके बाद में बात करें तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार या वास्तुकार कौन थे, तो भगवती चरण को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है।
शिल्पकार या वास्तुकार कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, तो ये जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, इसकी सिफारिशों को काफी हद तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू किया गया, बहुत सारी सिफारिशों को लागू किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। 1960 में पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान में प्रथम चुनाव करवाए गए। पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान में प्रथम चुनाव बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रथम, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जो चुनाव हुए थे, उससे पहले जो चुनाव वगैरह होते थे वो ग्राम पंचायतों के लिए होते थे, व्यवस्था त्रिस्तरीय नहीं थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जो प्रथम चुनाव कराए वो पंचायती राज विभाग ने करवाए। कब करवाए? तो 1960 में करवाए। कब करवाए? 1960 में। क्योंकि त्रिस्तरीय व्यवस्था राजस्थान में लागू की गई, तो राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए पहले पंचायती राज अधिनियम 1953 था, राजस्थान में अब पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, अर्थात ग्राम पंचायतों के लिए जो अधिनियम था वो 1953 में लाया गया। पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए जो अधिनियम, परिषद अधिनियम जो पारित किया गया वो 1959 में किया गया। तो राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए व्यवस्था की गई। 1953 में ग्राम पंचायतों के लिए अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद में त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसीलिए पंचायत समिति अधिनियम और जिला परिषद अधिनियम 1959 में, प्रथम चुनाव 1960 में कराए गए। किसके द्वारा कराए गए? पंचायती राज विभाग द्वारा करवाए गए। इसके बाद में बात करते हैं दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट समिति है, उसका नाम है अशोक मेहता समिति। ये केंद्र सरकार की समितियां हैं। तो अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया और इसने रिपोर्ट 1978 में सौंपी। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने इस समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिशें ये लागू करते, उससे पहले ये प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं और इस समिति की सिफारिशें लागू नहीं हो पाती। फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं कि इस समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें की थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इन्होंने कहा कि पहली सिफारिश है कि भैया द्विस्तरीय व्यवस्था हो, अर्थात उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की, इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था कहा। इन्होंने कौन सी व्यवस्था को हटा दिया? तो इन्होंने ग्राम स्तर वाली व्यवस्था को हटा दिया। इन्होंने कहा कि भैया एक तो आपके खंड स्तर पे व्यवस्था हो, खंड स्तर का मतलब बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार मध्य स्तर की व्यवस्था, और इन्होंने दूसरा कहा कि भैया जिला स्तर, अर्थात इन्होंने ग्राम स्तर को हटा दिया। इन्होंने कहा कि भैया दलगत चुनाव हो, दलगत चुनाव यानी कि राजनीतिक दल चुनाव में भाग लें। और आज भी हम देखते हैं तो खंड स्तर और जिला स्तर के चुनाव, अर्थात पंचायत समिति के चुनाव में और जिला परिषद के चुनाव में राजनीतिक दल भाग लेते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव में कोई सा भी दल कभी भी भाग नहीं लेता। व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, व्यक्ति अपनी जो है अपने आधार पर चुनाव लड़ता है, किसी राजनीतिक पार्टी उसका आधार नहीं बनती है। तो खंड स्तर और जिला स्तर, तो इन्होंने कहा कि दलगत चुनाव। उसके बाद में इन्होंने कहा कि भैया कार्यकाल हो, कार्यकाल वो 4 वर्ष का हो। और इन्होंने एक चौथी बात कही कि एससी और एसटी को आरक्षण मिले और वो आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में मिले। तो इन्होंने एसटी एससी आरक्षण की व्यवस्था की। और इन्होंने कहा कि जिला स्तर को मुख्य कार्यकारी निकाय बनाया जाए, मुख्य कार्यकारी निकाय बनाया जाए। तो अशोक मेहता समिति द्वारा क्या क्या सिफारिशें लागू की गई? द्विस्तरीय व्यवस्था हो, दलगत चुनाव हो, कार्यकाल 4 वर्ष का हो, और उसके बाद में एससी और एसटी को आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके बाद में हम देख लेते हैं तीसरी जो महत्वपूर्ण समिति है, उसमें बात करते हैं हम जीवीके राव समिति। और जीवीके राव समिति की बात करें तो जीवीके राव समिति, जिस प्रकार जीवीके राव अर्थात नाम में 4 वर्ड हैं, ठीक उसी प्रकार इन्होंने कहा कि भैया व्यवस्था जो हो पंचायती राज के लिए वो 4 स्तरीय व्यवस्था हो। तो बलवंत राय मेहता ने 3
त्रिस्तरीय व्यवस्था, अशोक मेहता ने 2 स्तर की व्यवस्था, और इन्होंने 4 स्तर की। इन्होंने एक लेवल और ऊपर बढ़ा दिया, राज्य स्तर भी हो, मतलब ग्राम स्तर हो, मध्य स्तर हो, जिला स्तर हो और राज्य स्तर भी हो। तो इन्होंने 4 स्तर की व्यवस्था की। 4 स्तरीय व्यवस्था। एक इनकी व्यवस्था में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कहा कि जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति हो, जिला विकास आयुक्त। और एक इन्होंने कहा कि भैया जो है कार्यकाल 5 वर्ष हो। अशोक मेहता समिति ने 4 वर्ष बताया था। इसके अलावा इन्होंने कहा कि SC ST के साथ महिला आरक्षण भी हो। एक बार आप उन चीजों को देखोगे, तीनों को अपन कंपेरेटिवली भी देख लेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV के राव समिति। तो इन 5 समितियों की सिफारिश थोड़ी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ समितियां हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी समिति किस विभाग से या किस आयोग से या फिर किससे संबंधित है। तो ये पंचायती राज से संबंधित है, या फिर लोक सेवा आयोग से संबंधित है, या अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। तो ऐसे भी बात कर ली जाती है, या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कौन सी समिति का संबंध कौन सी संघ से है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए अपन थोड़ा सा देख लेंगे समितियों को। इसके बाद में अपन देखते हैं, तो एक समिति है LM सिंघवी समिति। और LM सिंघवी समिति 1900, GV के राव समिति, इसका गठन 1985 में किया गया था। के बाद में LM सिंघवी समिति की बात करें, तो LM सिंघवी समिति 1986 में। LM सिंघवी साहब एक विधिवत वेता थे, और इसके बाद में जो है इनका संबंध जोधपुर से था। तो LM सिंघवी समिति लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, और इनकी प्रमुख सिफारिश, एक तो भैया इन्होंने कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा। दूसरी बात इन्होंने की कि 5 वर्ष कार्यकाल हो, व्यवस्था त्रिस्तरीय हो, त्रिस्तरीय व्यवस्था हो। ये जो पिछला चलता आ रहा है बलवंत राय मेहता समिति वाला, और वैसा ही है। अशोक मेहता समिति में द्विस्तरीय थी, और उसके बाद में जो आपकी GV के राव समिति थी उसमें 4 स्तरीय थी। लेकिन इसमें 3 बातें अलग है, और वो 3 किन्हीं जो है संस्थाओं से संबंधित है। तो इन्होंने संस्थाओं के लिए थोड़ा सा कहा था कि इनका गठन किया जाना चाहिए। तो ये LM सिंघवी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इन्होंने एक ग्राम सभा को महत्व दिया। इन्होंने कहा कि भैया ग्राम सभा का गठन हो, ग्राम सभा को महत्व का दिया। और इन्होंने कहा कि ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किसने कहा था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति LM सिंघवी ने किसको कहा था? ग्राम सभा को कहा था। इसके बाद में इन्होंने व्यवस्था की कि भैया आपके यहाँ पे क्या हो? न्याय पंचायत हो। क्या हो? न्याय पंचायत हो, स्थानीय स्तर पे न्याय पंचायत। और इन्होंने कहा कि एक वित्त आयोग हो। तो इस प्रकार ग्राम सभा, न्याय पंचायत और वित्त आयोग के लिए सिफारिश आपके LM सिंघवी साहब ने की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि GV के राव समिति को कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। कार्ड समिति। तो आपसे पूछ लिया जाए कार्ड समिति किसको कहते हैं, तो GV के राव समिति को कहते हैं। और GV के राव समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा। बिना जड़ की घास। तो आपसे पूछे कि कौन सी समिति है जिसने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा, तो वो है आपकी
जीवी के राव समिति। उसके बाद में अशोक मेहता समिति के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा कि भैया 1959 से लेके 1969 का जो काल है वो पंचायती राज का उत्थान काल है। तो पंचायती राज का उत्थान काल किसे कहा जाता है? 1959 से लेके 1969 तक के कार्यकाल को पंचायती राज का उत्थान काल कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो ये आपके अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया था। किसके बारे में? पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम एक लास्ट समिति जो थोड़ी सी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पीके थुंगन समिति। क्यों महत्वपूर्ण है? इन्होंने भी वही सिफारिशें की थी। पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया? तो 1989 में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया। उससे पहले एलएम सिंघवी समिति की बात करते हैं। एलएम सिंघवी समिति ने बहुत अच्छी सिफारिशें की और इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा एक प्रयास किया गया पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में दर्जा देने के लिए, और इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। 64वां संविधान संशोधन लेकर आए और वो पारित भी हुआ लोकसभा से, लेकिन वो राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया, इसीलिए इसको संविधान में दर्जा नहीं मिल पाया पंचायती राज संस्थाओं को। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में दर्जा मिला, लेकिन इससे पहले प्रयास कब हुआ? तो 64वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में दर्जा देने के लिए राजीव गांधी सरकार द्वारा प्रयास किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। किसकी सिफारिश पे? एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पे। एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पे 64वां संविधान संशोधन किसके द्वारा लाया गया? 1989 में लाया गया। और किसके द्वारा? राजीव गांधी द्वारा। राजीव गांधी द्वारा। राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज के संबंध में लाया गया 64वां संविधान संशोधन। लोकसभा से क्या हुआ? लोकसभा से पारित, लेकिन राज्यसभा से खारिज, और इस वजह से यह संविधान संशोधन नहीं हो पाया। राजीव गांधी ने काफी प्रयास किए थे पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए, इसीलिए राजीव गांधी को पंचायती राज का राजीव गांधी के काल को पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। पंचायती राज का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? तो राजीव गांधी के कार्यकाल को कहते हैं। और पंचायती राज का संकट काल किसको कहते हैं? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल को कहा जाता है। तो पंचायती राज का स्वर्ण काल। और राजीव गांधी को कहा जाता है, तो राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का आधुनिक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। लेकिन आधुनिक पंचायती राज का जनक किसको कहते हैं? तो आधुनिक पंचायती राज का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, का जनक। इसके बाद में लास्ट समिति देख लेते हैं अपन, पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति और पीके थुंगन समिति लाई गई 1989 में। और इस समिति की सिफारिशें वही 5 वर्ष कार्यकाल, 5 वर्ष कार्यकाल। इसके बाद में दूसरी सिफारिश वही त्रिस्तरीय व्यवस्था, कुछ खास नहीं, लेकिन एक चीज खास है इसकी, त्रिस्तरीय व्यवस्था। इसके बाद में वही संवैधानिक दर्जा, SC ST को आरक्षण वगैरह सब कुछ। लेकिन इस समिति के एक जो अलग बात है, बाकी समितियों ने सिफारिश की कि इनको राज्य सूची का विषय बनाया जाए, पंचायती राज व्यवस्थाओं को राज्य के अंतर्गत रखा जाए। लेकिन ये समिति है पीके थुंगन समिति, इसने कहा कि इसको संघ सूची के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, अर्थात डायरेक्ट किसके अंडर में हो? केंद्र के अंडर में हो। केंद्र इसके लिए कानून बनाए, प्रावधानों को लागू करवाए, और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी किसके पास हो? तो वो केंद्र सरकार के पास हो। किस समिति के सिफारिश के आधार पे? पीके थुंगन समिति की सिफारिश के आधार पे इसने कहा कि संघ सूची के विषय के अंतर्गत इसको शामिल किया जाए। तो ये समिति अपन ने कौन कौन सी देख ली? पहली अपन ने देख ली बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी अपन ने देख ली अशोक मेहता समिति 1977-78। इसके बाद में अपन ने देख ली जीवी के राव समिति 1985। अपन ने 1986 में देखी LM सिंघवी समिति, 1989 में पीके थुंगन समिति। ये 5 समितियां हैं जो केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। केंद्र सरकार द्वारा कुछ अन्य समितियां भी बनाई गई जो एग्जाम में शन की दृष्टि से और पंचायती राज संस्थाओं का उनसे संबंध होने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कि पूछ ली जाती है कि निम्न समितियों का संबंध
कौन सी संस्था से है, तो पंचायती राज संस्था से है या वित्त आयोग से है या लोक सेवा आयोग से है, निर्वाचन आयोग से है, किससे है। तो ये समितियां इस प्रकार महत्वपूर्ण है। दूसरी, ये सन के अनुसार भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी सन में कौन सी समिति लाई गई। तो केंद्र सरकार द्वारा अन्य समितियां जो हैं वो हैं अन्य समितियां। पहली जो समिति अपन बात करें, के संथानम। 5 समितियां अलग से डिटेल में अपन ने देख ली। उनके अलावा जो है के संथानम समिति, के संथानम, इन्हीं की सिफारिश के आधार पर सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। के संथानम और के संथानम समिति एक तो 1963 में और 1965 में। 1963 वाली का संबंध वित्त आयोग से है, वित्त आयोग, और ये 1965 वाली का संबंध राज्य निर्वाचन आयोग से है। तो ये 2 समितियां गठित की गई जो के संथानम की अध्यक्षता के अंतर्गत गठित की गई। दूसरी बात कर लें अपन तो जी रामचंद्रन समिति। जी रामचंद्रन समिति पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण के हिसाब से, अर्थात जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाए। तो अपने यहाँ इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है, उसमें जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये जी रामचंद्रन समिति 1966 में, और इसका संबंध जो है, जी रामचंद्रन समिति का संबंध है पंचायती राज संस्थाओं को पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित है। प्रशिक्षण केंद्र। इसके बाद में एक समिति है दया चौबे समिति, और दया चौबे समिति कब की है? 1976 की। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रहे तो ठीक है। वो 5 समितियां जो बताई गई है वो इंपॉर्टेंट है, और उनकी सिफारिशें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर याद रह जाए तो ठीक है, एक बार देखने के लिए इनको थोड़ा सा अपने एग्जाम की दृष्टि से, कि कभी कभार पूछ ली जाती है, इसलिए लिखा देते हैं। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। एक दया चौबे समिति, इसके बाद में दांतेवाला समिति, दांतेवाला समिति 1978 में। उसके बाद में बात करें तो एक समिति है हनुमंत राव समिति, हनुमंत राव समिति, और ये 1984 से संबंध, इसका संबंध 1984 से है। इसके बाद में बात करें तो लास्ट जो वी एन गोडगिल, कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इंपॉर्टेंट लगा के रखना इसको, वी एन गोडगिल समिति। और वी एन गोडगिल समिति 1988 में गठित की गई, 1988 में। ये केंद्र सरकार की कुछ समितियां हैं जो अलग से है। एक है के संथानम समिति 1963 और 1965। दूसरी है जी रामचंद्रन समिति, जिसका पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों से संबंध है और 1966 में गठित की गई। उसके बाद में दया चौबे समिति है 1976 की। उसके बाद में दांतेवाला समिति है जो 1978 की है। हनुमंत राव समिति है 1984 की, और वी एन गोडगिल समिति है 1988 की। कुछ समितियां हैं जो राज्य सरकार द्वारा भी पंचायतों को मजबूत करने के लिए और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए गठित की गई। एक बार सरसरी तौर पर उनको देख लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से आजकल समितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि समितियों को किसी एग्जाम में साल में 1 या 2 बार पूछ ही लिया जाता है, या तो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा या फिर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है राज्य सरकार द्वारा जो समितियां हैं वो भी। तो राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो राज्य के द्वारा समितियां, तो राज्य के द्वारा जो समितियां हैं उनको भी अपन देख लेते हैं पंचायती राज संस्थाओं के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हरिश्चंद्र माथुर समिति। हरिश्चंद्र माथुर समिति, हरिश्चंद्र माथुर समिति, इसके बाद ये 1963। इसके बाद में दूसरी है सादिक अली समिति, सादिक अली समिति। और इन्होंने कहा कि भैया आपके प्रधान के चुनाव और जिला प्रमुख के चुनाव में पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद, प्रधान के चुनाव में पंचायत समिति के सदस्य, और जिला परिषद में जो है जिला परिषद जिला प्रमुख के चुनाव में जिला परिषद के सदस्य भाग लेते हों। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके लिए बृहत्तर निर्वाचक मंडल हो, अर्थात सरपंच भी, वार्ड पंच भी, ये सब जो है इनको भाग लेना चाहिए। तो ये सादिक अली समिति है, इसका 1964 में। और इन्होंने कहा कि एक बृहत्तर निर्वाचक मंडल हो, किसके लिए? तो प्रधान एवं जिला प्रमुख
के चुनाव हेतु। तो सादिक अली समिति की ये सिफारिश है, ये थोड़ी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको थोड़ा सा लिख लें आप। इसके बाद में बात करते हैं सादिक अली समिति के बाद में गिरधारी लाल व्यास समिति। और गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में गठित की गई, गिरधारी लाल व्यास समिति। और गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में गठित की गई। और जैसे गिरधारी लाल और जैसे ग्राम सेवक, और इन्होंने कहा कि भैया ग्राम सेवक तो होना ही चाहिए पंचायत में, और ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति की जाए। इसकी सिफारिश गिरधारी लाल व्यास समिति के द्वारा की गई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण समिति है, वह है हरलाल सिंह खर्रा समिति। और हरलाल सिंह खर्रा समिति कब बनाई गई? तो 1990 में बनाई गई, हरलाल सिंह खर्रा समिति। और ये सभी समितियां राज्य की समितियां हैं, अर्थात राज्य के द्वारा समिति गठित की गई थी 1990 में। और इसके अलावा एक जो समिति है वो है गुलाब चंद कटारिया समिति। गुलाब चंद कटारिया समिति 2009। 73वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए जाएंगे, अर्थात 29 प्रकार के काम पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। लेकिन ये चीज राज्य विधानमंडलों पे छोड़ दी गई कि इन 29 कामों में से कितने काम राज्य के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाते हैं। 2009 तक पंचायती राज संस्थाओं के पास राजस्थान में 16 काम थे। इनकी सिफारिश के बाद में 2010 में अक्टूबर में 5 काम और सौंप दिए गए। तो वर्तमान में जो है 21 काम है, 21 विषय हैं पंचायती राज संस्थाओं के पास राजस्थान में। और इन्होंने कहा था कि भैया 29 के 29 विषय, टोटल विषय कितने हैं? 29 हैं। तो इन्होंने कहा कि 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपो, गुलाब चंद कटारिया समिति ने कहा। हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963, सादिक अली समिति 1964 बृहत्तर निर्वाचक मंडल का जो है ये फेवर करती है। इसके बाद में 3 गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में, इन्होंने ग्राम सेवक के पद के लिए ग्राम सेवक के पद सृजन की बात करी। इन्होंने फिर हरलाल खर्रा समिति 1990, इसके बाद में गुलाब चंद कटारिया। और इन्होंने कहा कि 29 जो काम हैं वो सारे के सारे काम पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने चाहिए। यहाँ इसके बाद में हम बात करते हैं साथियों, तो ये अपन ने देख लिया पंचायती राज संस्थाओं के बारे में कि पंचायती राज व्यवस्था जो थी भारत में वो स्वतंत्रता से पूर्व किस फॉर्म में थी, स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार इनके लिए मजबूती के लिए काम किया गया और किस प्रकार से समितियों का गठन किया गया। अब इन्हीं समितियों की सिफारिशों के आधार पे राज्य सरकार की समितियां और केंद्र सरकार की समितियों की सिफारिश के आधार पे एक आधार तैयार हुआ और संविधान में जगह मिली पंचायती राज संस्थाओं को। और वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को जो जगह मिली वो 9वें भाग में मिली। और 243 से लेके 243 ओ अनुच्छेद, इसके अंतर्गत टोटल 16 अनुच्छेद आते हैं, 29 विषय 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया। तो 73वें संविधान संशोधन की अपन बात करने जा रहे हैं। अब तो हमने जो पढ़ लिया स्वतंत्रता से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था, स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाओं के लिए विभिन्न समितियां। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और उन्हीं के कार्य, और उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे वो शंकर दयाल शर्मा थे। और उसी दौरान पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में दर्जा मिला। पीवी नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। 73वां संविधान संशोधन लोकसभा से पारित हुआ, लोकसभा से पारित 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर कौन सा? 1992। कोई भी विधेयक प्रस्ताव, कोई भी प्रस्ताव जिस सन में लाया जाता है उस अधिनियम को उसी साल के नाम से जाना जाता है। भारत में हालांकि यह लागू 1993 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन, लेकिन प्रस्ताव 1992 में लाया गया और लोकसभा और राज्यसभा से पारित भी 1992 में हुआ। इसीलिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहलाता है। भारत में जो पंचायती राज अधिनियम है वो 1993 का है, 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसकी अपन बात करेंगे। लेकिन लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से उसके दूसरे दिन पारित हुआ, राज्यसभा से
दूसरे दिन पारित हुआ। दूसरे दिन से तात्पर्य है 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ। इसके लगभग 5 महीने बाद, लगभग 4 महीने बाद, सॉरी, लगभग 4 महीने बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है इस अधिनियम को, और यह अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मंजूरी मिलती है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल 1900, सॉरी, हाँ, 23 अप्रैल 1993, 20 अप्रैल, सॉरी सॉरी, 20 अप्रैल 1993 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है और यह अधिनियम पारित होता है और लागू किया जाता है इसको। तो लोकसभा से पारित हुआ 22 दिसंबर 1992 को, और राज्यसभा से पारित हुआ 23 दिसंबर 1992 को। राष्ट्रपति की मंजूरी जो मिलती है वो 20 अप्रैल 1993 को मिलती है। और उसके बाद में बात करते हैं तो लागू कब हुआ, तो लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज अधिनियम लागू किया जाता है पूरे देश में, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, इस अधिनियम को पारित करते समय केंद्र सरकार ने कहा कि 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों को इस अधिनियम को पारित करना है, पंचायती राज संस्थाओं का गठन करना है, पंचायती राज के चुनाव करवाने हैं और यहाँ अपने स्थानीय शासन का जो है बढ़ावा देना है। इसीलिए 1 साल की डेडलाइन दी गई सभी राज्यों को। लेकिन सबसे पहले इस अधिनियम को जो पारित करने वाला राज्य था, अधिनियम पारित करने वाला सर्वप्रथम जो राज्य था वो कर्नाटक राज्य था। तो सर्वप्रथम अधिनियम पारित करने वाला राज्य, वो है कर्नाटक। कौन सा राज्य है आपका? कर्नाटक। और कर्नाटक ने ये 10 मई 1993 को ही पारित कर दिया, अर्थात 15-16 दिन बाद में ही इस अधिनियम को पारित किया। 1 साल की डेडलाइन का वेट नहीं किया राजस्थान की तरह। राजस्थान ने 1 साल बाद में, ठीक 1 साल बाद में इस अधिनियम को पारित किया था। सर्वप्रथम चुनाव करवाने वाला राज्य, इस अधिनियम के अनुसार सर्वप्रथम चुनाव करवाए मध्य प्रदेश द्वारा। और मध्य प्रदेश द्वारा मई जून में ही चुनाव करवा दिए गए 1993 में। मई जून 1993 में चुनाव करवा दिए गए। अधिनियम सबसे पहले पारित किया कर्नाटक ने, चुनाव जो करवाए मध्य प्रदेश ने। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान ने 23 अप्रैल अर्थात 24 अप्रैल को देश में लागू हुआ। उसके ठीक 1 साल बाद में, एक दिन पहले 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लाया जाता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पारित। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो 23 अप्रैल 1994 को हुआ। इसी दिन 23 अप्रैल को राजस्थान पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को राज्य का और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को राजस्थान पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। कोई भी अधिनियम पारित किया जाता है तो वो मोटा खाका होता है, उसके संदर्भ में विस्तृत नियम जो बनाए जाते हैं। तो वो नियम बनाए गए पंचायती राज अधिनियम के लिए, जो नियम बनाए गए राजस्थान पंचायती राज नियम, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के हैं। तो आपसे पूछे कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, और ये 30 दिसंबर 1996 से लागू किए गए। 30 दिसंबर 1996 से लागू किए गए। इतनी एक बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में इसको कहां पे जगह दी गई है,
पंचायती राज संस्थाओं को, तो यहाँ बात करते हैं हम भाग 9 पंचायती राज संस्थाएं। भाग 9 में अनुच्छेद अनुच्छेद आपको याद रखने हैं 243 से लेके 200 अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ। टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं भैया? 16 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची अर्थात संविधान संशोधन के तहत जगह दी गई है। तो 8 अनुसूची के बाद में 11वीं अनुसूची में जगह दी गई है। तो अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची है भैया आपकी 11वीं। कौन सी है? 11वीं अनुसूची। और टोटल विषय कितने दिए हैं काम करने के लिए? तो 29 विषय इसको दिए गए हैं। इतना आपको याद रखना है। तो ये अपन ने संवैधानिक स्थिति देख ली। अब हम देखेंगे 243 से लेके 243 ओ तक टोटल जो अनुच्छेद हैं उनका विस्तृत वर्णन एक बार अपन करेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो हमने देखा है कि स्वतंत्रता से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था, मैंने कहा कि देश में 3 प्रकार की सरकार काम करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार संघ सूची के विषयों पे, राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पे और स्थानीय सरकार स्थानीय विषयों पे कानून बनाती है। संविधान के अनुसार वर्तमान में तीनों ही सरकारों को संवैधानिक दर्जा है। भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार और भाग 9 में स्थानीय सरकार है। इसके बाद में बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था। वैदिक काल में इसको ग्राम सभा, सभा समिति, विदत के नाम से जानते थे ग्राम सभा को। चोल साम्राज्य में ग्राम पंचायत को उर नाम से जानते थे। ग्राम प्रधान या ग्राम मुखिया की बात करें तो अथर्ववेद में ग्रामणी, मौर्य काल में ग्रामिक, बौद्ध काल में ग्राम योजक और मुगल काल में मुकद्दम या चौधरी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में अपन बात करें तो ब्रिटिश काल के 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन के लिए एक जो है प्रस्ताव पारित किया जाता है। जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उसे स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है और लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। इसके बाद में 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 से लेके और 1947 तक भारत में शासन करने के लिए बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए। उन अधिनियम में सबसे पहला जो अधिनियम था जिसमें स्थानीय स्वशासन को जो है जगह दी गई वो 1919 का अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं और वैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि रियासतों के अंदर सबसे पहली जो रियासत थी बीकानेर रियासत ने ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया। उसके बाद में जयपुर, उदयपुर, सिरोही, भरतपुर, जोधपुर और करौली ने भी अधिनियम पारित किए। उसके बाद में हमने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्रता के पश्चात इसको राज्य सूची में रखा गया। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 के तहत इसको जगह दी गई। 1952 में योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, दोनों ही कार्यक्रम असफल रहे। इसके लिए समिति का गठन किया गया और फिर बाद में बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, ये भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लाया गया 1953 में और ये 1 जनवरी 1954 को लागू हुआ। ये जो अधिनियम था, यह अधिनियम अपना जो था वो ग्राम पंचायतों के गठन के लिए था। किसके लिए था? ग्राम पंचायतों के लिए। इसीलिए पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 में पारित हुआ। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में प्रथम पंचायती राज अधिनियम 1953 में लाया गया, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब लाया गया? तो वो 1959 में लाया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं तो विभिन्न समितियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में गठित की गई। रिपोर्ट भी इन्होंने नवंबर 1957 में दे दी और इस समिति की सिफारिशों से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा समिति की जो सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम देखें कि बलवंत राय मेहता को जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है और इन्हें पंचायती राज का शिल्पकार या वास्तुकार कहा जाता है। भारत में राजस्थान में पंचायती राज का जनक भगवंत सिंह मेहता जो मुख्य सचिव है उनको कहा जाता है। भगवती चरण को शिल्पकार या वास्तुकार कहा जाता है पंचायती राज का। यह अपन ने देखा था। इनकी जो मुख्य सिफारिशें थी वो इस प्रकार थी। इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की, पंचायती राज हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की, नियमित चुनाव की बात की, मुख्य कार्यकारी जो इकाई है वो
जो आपके पंचायत समिति को बनाया जाए, और जिला परिषद का अध्यक्ष जैसे जिला प्रमुख आज होता है, वैसे उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति थे, मुख्य मंत्री राजस्थान के जो मोहनलाल सुखाड़िया थे, और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल थे, और मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता थे, जिनको राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। भगवती चरण को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का पंचायती राज का शिल्पकार या वास्तुकार के नाम से जाना जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया जाता है नागौर के बगदरी गांव से, और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जिसने अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया था। इसके बाद में हमने देखा कि अशोक मेहता पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान में प्रथम चुनाव 1960 में किए गए। पंचायती राज द्वारा अब तक टोटल 5 बार चुनाव करवाए गए हैं, 6 बार निर्वाचन आयोग द्वारा। टोटल 11 चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के लिए अब तक हो चुके हैं, जिनमें 5 जो है पंचायती राज विभाग द्वारा और 6 चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा। पंचायती राज विभाग द्वारा कौन कौन से? 1960, 1965, 1978, 1981 और 1988, ये पंचायती राज विभाग द्वारा करवाए गए चुनाव हैं। निर्वाचन आयोग 1995 से चुनाव करवाता आ रहा है। हम देखेंगे संविधान के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया गया है पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए 243 के अंतर्गत, और वही चुनाव करवाता है अब पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए। इसलिए जो है पंचायती राज विभाग द्वारा बाद में चुनाव नहीं करवाए गए। आप देख रहे हैं ये नियमित चुनाव नहीं है, 60, 65, फिर 78, फिर 81, 88। इसीलिए फिर संविधान में दर्जा देने के बाद हम देखेंगे कि हर 5 वर्ष में चुनाव हो रहे हैं। तो संविधान में दर्जा देने का मतलब क्या है हम समझ पा रहे हैं। राजस्थान में पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद में अशोक मेहता समिति 1977-78, मुख्य सिफारिश मोरारजी देसाई तत्कालीन प्रधानमंत्री, द्विस्तरीय व्यवस्था। इसके बाद में दलगत चुनाव, कार्यकाल 4 वर्ष, SC ST को आरक्षण, पंचायती राज का उत्थान। इसके बाद में GV के राव समिति 1985 कार्ड समिति के नाम से जानी जाती है, 4 स्तरीय व्यवस्था, जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति, कार्यकाल 5 वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, SC ST के साथ में महिला आरक्षण की भी बात की, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास इन्होंने कहा। इसके बाद में हम देखेंगे LM सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी का संबंध जोधपुर जिले से है, और ये अधिवक्ता थे। 1986 में समिति गठित की गई, संवैधानिक दर्जे की बात की। इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन लाया गया, जो अपन ने देखा लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से खारिज हुआ, इस वजह से लागू नहीं हो पाया, और बाद में 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में जगह मिली। पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो व्यवस्था की गई उसमें राजीव गांधी का अहम योगदान है। उनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है पंचायती राज संस्थाओं का, और आधुनिक पंचायती राज का जनक जो है वो आपके राजीव गांधी को कहा जाता है। इसके बाद में 5 वर्ष कार्यकाल, त्रिस्तरीय व्यवस्था, ये बात तो इसने करी, लेकिन इस समिति ने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो है ग्राम सभा के महत्व, ग्राम सभा को महत्व दिया, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहा किसको? ग्राम सभा को। इसके बाद में न्याय पंचायत के गठन की और वित्त आयोग के गठन की बात भी इन्होंने करी। इसके बाद में 64वां संविधान संशोधन मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद में हम बात करते हैं PK थुंगन समिति 1989 में गठित की गई, 5 वर्ष का कार्यकाल, त्रिस्तरीय व्यवस्था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि संघ सूची के अंतर्गत रखने की बात की गई। इसके अलावा अन्य समितियां हैं जो आपको देखनी है। के संथानम समिति 1963 में वित्त आयोग से संबंधित, 1965 में निर्वाचन आयोग से संबंधित। G रामचंद्रन समिति पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों के लिए, और 1966 में। फिर उसके अलावा दया चौबे समिति, दत्तेवाला समिति, हनुमंतराव समिति और VN गोडगिल समिति 1988। उसके बाद में राज्य की समितियां देखें, राज्य द्वारा भी खूब सारी समितियां गठित की गई। उनमें हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963, सादिक अली समिति 1964, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 जिन्होंने ग्राम सेवक या सचिव के पद के सृजन की बात की, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990, और गुलाब चंद कटारिया समिति 2009 जिन्होंने 29 के 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने की बात की। ये यहाँ तक अपन ने समितियों की बात की। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं 73वें संविधान संशोधन की, और 73वें संविधान संशोधन के बारे में मैंने आपको बताया कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ, लोकसभा से पारित हुआ 22 दिसंबर को, राज्यसभा से पारित हुआ 23 दिसंबर को, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 20 अप्रैल को, और पूरे देश में लागू किया गया 24 अप्रैल को। चूंकि 24 अप्रैल को पूरे देश में लागू किया गया, इसलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 साल की डेडलाइन दी गई सभी राज्यों को और कहा गया कि अपने यहाँ पंचायती राज का गठन करो और चुनाव करवाओ और स्थानीय स्वशासन को या पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा दो। इसी क्रम में कर्नाटक के द्वारा सबसे पहले इस अधिनियम को पारित किया गया। सबसे पहले चुनाव करवाने वाला राज्य मध्य प्रदेश, अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य कर्नाटक, और ये चुनाव करवाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। इसके बाद में राजस्थान 23 अप्रैल 1994 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पारित करता है। 23 अप्रैल को राजस्थान पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पारित किए गए, 30 दिसंबर 1996 से लागू किए गए। संवैधानिक स्थिति की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ और अनुसूची 11वीं 29 विषय एक जो 16 अनुच्छेद हैं, अब उनको अगले टॉपिक में देखेंगे। राम राम सा, थैंक यू।